नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि विपक्ष के किसी बड़े से बड़े नेता, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री के घर से करोड़ों के नोटों की बरामदगी होती तो मीडिया में किस किस तरह की तस्वीरें चल रही होती, न्यूज चैनल्स को कैसे कैसे वीडियो उपलब्ध कराए जा चुके होते, नोट गिनते सरकारी अधिकारियों और नोटों की बरामदगी की तस्वीरों के साथ दसियों घंटों तक ऐसी खबर को कैसे घोंटा जाता, किसी नौकरशाह, घूसखोर इंजीनियर या किसी महकमे के किसी अधिकारी के यहां भी इतने नोट मिलते तो पूरा फोटो शूट हुआ होता। नोट गिनने की मशीनों के साथ नोटों के जखीरों की तस्वीरें चैनलों पर चल रही होती, सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल होता, हजारों लोग ट्वीट कर रहे होते, यह नोट मिला, ऐसे मिला, वैसे मिला। अधिकारियों की बाइट सबसे पहले एएनआई के हवाले से तुरंत चैनलों पर पहुंचती और फिर दर्जनों माइक पर कई अधिकारी बयान देते हैं, एक एक डिटेल मीडिया के सामने आता। नोट बरामद करने वाले अधिकारियों की तस्वीरें नोटों के जखीरों के साथ छप रही होती, जिसके यहां से नोट बरामद हुआ उसके पीछे दर्जनों कैमरा टीमें दौड़ रही होती, कई एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही होती और उसके मुंह छिपाकर भागने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी होती। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों की बरामदगी की खबर दर्जनों अखबार में तो छप गई, लेकिन नोटों की बरामदगी की कोई तस्वीर नहीं आई है, कोई वीडियो या कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। जज साहब के सरकारी बंगले से कितने नोट जब्त किए गए, किन किन एजेंसियों की मौजूदगी में नोट गिने गए, कहां नोट रखे गए थे, 100 के नोट कितने थे, 500 के नोट कितने थे, बंडल कितने थे, बक्से कितने थे, बोरियां कितनी थी, संदूक कैसा था, एक बक्से में था या कई बक्से थे, पैकेट था या क्या था, नोट बिस्तर के नीचे रखे गए थे या बाथरूम की छत में छिपा कर रखे गए थे, किस कमरे में रखे गए थे, किसने सबसे पहले देखा, किसी भी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब तक यह भी नहीं पता कि जज साहब के घर आग बुझाने गए दमकल कर्मियों ने कहां नोट रखा देखा, फिर किसको सबसे पहले बताया, जिसको बताया उसने किसको बताया, फिर सीजीआई को किसने बताया, जज साहब से कब पूछताछ की भी गई या नहीं की गई, उनके बयान दर्ज किए गए या नहीं किए गए, तो उन्होंने क्या कहा। क्योंकि होता यह है कि जब किसी के यहां नोट की बरामदगी होती है तो जो अधिकारी होते हैं वो सीजर रिपोर्ट बनाते हैं, पूछताछ करते हैं, दस्तखत होता है, जिसके घर बरामद हुआ उनके भी दस्तखत करवाए जाते हैं। लेकिन यहां अब तक ऐसा कुछ नहीं है। जब दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज के यहां से करोड़ों की बरामदगी की जानकारी मिली तो किस किस एजेंसी के लोग वहां पहुंचे, सरकारी कैमरे वाले साथ में गए थे या नहीं गए थे, तो फोटो खींचकर किसको भेजा, जिसको भेजा उन्होंने फिर किसको भेजा, वो फोटो किसने सेंसर किए या फोटो खींचे ही नहीं गए क्योंकि जज के यहां करेंसी के ढेर मिलने का मामला था। सवाल दर सवाल है, जवाब नदारत है। खबरों के नाम पर दर्जनों अखबारों की हेडलाइन है, तस्वीरों के नाम पर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी एकमात्र तस्वीर है जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले की तस्वीर। इस बंगले में कहां और कैसे नोट मिले इसकी कोई तस्वीर नहीं है, वीडियो तो छोड़ ही दीजिए, नहीं है तो क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। 8 दिन हो गए लेकिन पूरे मामले की परतें खुली नहीं है। 6 दिन तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी गई। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के धनंजय पात्रा जैसे सीनियर रिपोर्टर हैं जिन्होंने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छाप दी और पूरे देश को बता दिया, वरना क्या पता ये खबर कहीं दफन ही हो जाती। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज का जो था। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के बाद यह पता चल गया पूरे देश को कि सुप्रीम कोर्ट तक में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहां से करेंसी के भंडार मिलने की खबर के बाद हड़कंप मचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ही वो अखबार था जिसने कल खबर छापी कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की आपात बैठक में जस्टिस यशवंत वर्मा को उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने का फैसला किया गया जहां से वो 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनकर आए थे, वहां से ट्रांसफर लेकर उनका ट्रांसफर हुआ था। लेकिन शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया एक बयान में अप्रत्याशित तरीके से कि यशवंत वर्मा के तबादले का प्रस्ताव उनके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से चल रही जांच में कोई रिश्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि इस घटना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सवाल यह उठे कि अगर जस्टिस वर्मा के घर बेहिसाब नकदी की बरामदगी की खबर सही नहीं है तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय किस बात की जांच कर रहे थे,
किस जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है? अगर यह अफवाह है तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किस मामले में जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देने वाले हैं? अब खबरों से पता चल रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तमाम वेबसाइट में तमाम तरह की खबरें छप रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी का अभाव है, क्योंकि जिन्हें जानकारी देनी है उन सब ने मुंह पर ताला लगा रखा है। सब कुछ बेहद गोपनीय ढंग से हो रहा है। 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने के बाद नोटों की बरामदगी अगर हुई तो आज 8 दिन पूरे हो गए। अभी तक पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई? कब दी जाएगी? क्यों लीपापोती जैसे बयान दिए जा रहे हैं? तमाम सवाल है। खबर यह आई थी कि जस्टिस वर्मा के यहां 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। जस्टिस वर्मा उस वक्त घर पर नहीं थे। उनके परिजनों ने सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो भी आग बुझाने वाले होते हैं पहुंचे। आग बुझाने के दौरान ही फायर ब्रिगेड के स्टाफ ने, कर्मचारियों ने एक कमरे में नोटों का जखीरा देखा और उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया, या पुलिस कर्मी वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने उच्चाधिकारियों को बताया, फिर सरकार को बताया गया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता चला और उसके बाद हड़कंप मचा। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। लेकिन इसमें भी एक पहलू है कि कल दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं उनकी तरफ से, अतुल गर्ग की तरफ से खंडन आ गया कि हम आग बुझाने तो हमारी टीम पहुंची, 11:30 पर आग लगी, 11:43 पर हमारी टीम पहुंची, लेकिन कोई नोटों की बरामदगी नहीं हुई। एक बयान पहले यह छपा। फिर एक अखबार में, नवभारत टाइम्स में, यह बयान उनकी तरफ से आया कि हमने नोटों की बरामदगी के बारे में कोई बयान नहीं दिया। तो यहां भी एम्बिग्विटी है, विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट के का जिक्र मैंने किया ही। अब आज मैं लगातार पूरे दिन यह तलाशने की कोशिश कर रहा था कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो रिपोर्ट देने वाले थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो कहा जा रहा है कि दे दिया, कुछ वेबसाइट पर छप रहा है, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिख कर दिया है? उस रिपोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने क्या जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछताछ के बाद अपनी पूरी जानकारी दी है, जिससे पता चले कि कितना नोट कैसे मिला? खबर यह भी आई किसी वेबसाइट पर कि जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान चीफ जस्टिस ने, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ले लिया, उनसे पूछताछ की है। तो उस पूछताछ में क्या निकला? ये सारी जानकारियां अभी तक अधिकृत तौर पर सामने नहीं आई। सब कुछ अंधकार में है। और जैसा कि बार बार कह रहा हूं कि इस नोटों की बरामदगी की खबर के आज 8 दिन हो गए। 6 दिन बाद तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी। अब सबकी दिलचस्पी है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि यह खबर अगर आई और आज 8 दिन हो गए तो अब भी इस पर अधिकृत तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? मामले को छुपाया क्यों जा रहा है? सरकारी एजेंसियां वहां गई ही होंगी, तो उनकी तरफ से यह सूचना क्यों नहीं दी गई? क्यों? सिर्फ इसलिए कि सिटिंग जज है हाईकोर्ट के और जज का रुतबा रसूख होता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई दूसरे महकमे के अधिकारी या नौकरशाह होते तो क्या होता? ये कब जानकारी मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल है। और कार्रवाई की तो बात ही है। कहा गया उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया, ऐसा कॉलेजियम में फैसला हुआ। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि अभी प्रस्ताव है, तो ये भी अभी अधिकृत तौर पर नहीं है कि वो ट्रांसफर उनका कब होगा। और ट्रांसफर कोई सजा है क्या, ये भी सवाल है। प्रयागराज इलाहाबाद के जो वकील हैं उनकी तरफ से बयान आ गया कि 15 करोड़ मिले। अब वो 15 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, 35 करोड़, इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास हैं। ये कौन बताएगा? प्रयागराज इलाहाबाद के वकीलों की तरफ से बयान आ गया, क्योंकि डस्टबिन थोड़ी है इलाहाबाद की, आप दिल्ली में उनके खिलाफ अगर ये मामला मिला और उनके घर से नोटों की बरामदगी हुई तो आप उनको इलाहाबाद भेज देंगे। ये ऐतराज भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अदालत में वकीलों ने कल चिंता जाहिर की। उन्होंने भी कहा हम सब चिंतित हैं। सब कुछ है, लेकिन ऐसी पर्दादारी है कि हकीकत सामने आ नहीं रहा है। वो कब आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा? तो ये सारे सवालों के बीच इंतजार है कि जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी है, जो खबर आ रही है, उस रिपोर्ट के हिस्से का पता चले और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करता है। ट्रांसफर कोई कार्रवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हैं।
सिटिंग जज को सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त नहीं कर सकता है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है अगर वो इस्तीफा देने को तैयार हो। लेकिन वो इस्तीफा देने की के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या 3 जजों की कमेटी, जिसमें 2 हाईकोर्ट के जज होंगे और 2 अलग अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, क्या उस कमेटी का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट? और वो कब होगा? क्या महाभियोग के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को अपनी तरफ से कहेगा कि इनके खिलाफ हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाए? तो आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में महाभियोग से कोई जज हटा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ जवाब हम भी तलाश रहे हैं। एनके सिंह जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कायदे कानून, संविधान और अदालती प्रक्रिया को बारीकी से देखते हैं, उनसे इस मुद्दे पर हमने बात की थी कि अब इतनी जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट अब क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में क्या है और बातें छिपाई क्यों गई है। अब अगर सब कुछ पुष्ट हो जाता है, सब कुछ की पुष्टि हो जाती है नोटों की बरामदगी की, तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो सुनिए एनके सिंह से, थोड़ा अंदाजा लगाइए। लेकिन अभी भी जैसा कि मैंने कहा, पारदर्शिता नदारत है। जब अदालतें संविधान की कस्टोडियन हैं और अदालत, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, वहां तक ये मामला पहुंचा है, तो फिर देश के सामने ये कब आएगा? सुनिए जरा एनके सिंह को। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जो किया, सिर्फ ट्रांसफर किया, लेकिन एक सिटिंग जज के यहां नोटों का जखीरा इस तरह से बरामद होना और 5 दिन तक उस खबर का ना आना, बरामदगी की कोई तस्वीर तक नहीं है, कितने नोट ये तक पता नहीं है, और सजा के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर। तो एक मुकम्मल, पहले आपसे हम तस्वीर समझना चाहेंगे, आपकी व्याख्या। जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हेज ईटिंग द ग्रास, बाड़ा खुद घास को खाने लगा। ये जो कानून में प्रोटेक्शन हमारे माननीय जजेस को दिया गया है, उसी का नतीजा है कि आज जजेस के यहाँ से कैश बरामद हो रहा है और कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि कंटेम्प्ट पावर है उनके पास। कंटेम्प्ट पावर दिया किसी और मकसद से गया था। आज हालत ये है कि 5 दिन हो गए हैं और आप गौर कीजिएगा कि इतनी बड़ी मीडिया यहाँ पे है, एक अखबार ने इसको छापा है। और ये कौन है? वो रिपोर्टर जिसने छापा है, वो भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल जर्नलिस्ट है, धनंजय धनंजय महापात्रा। महापात्रा जी। तो जाहिर है कि उनको भी कहां से मिली होगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर है। बहुत ही सुप्रीम कोर्ट उनका सम्मान करता है। मैंने ये देखा है कि पर्सनल लेवल पे उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी काफी सम्मान करते हैं। तो ये उन्होंने, उनकी जानिब से लीक हुआ है। क्या वजह रही होगी? क्योंकि जैसे ही ये खबर मिली, दिल्ली पुलिस के हाथ के तोते उड़ गए कि अब जज साहब क्या मिला है, ये तो ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि साहब, ये आपके जज साहब के यहाँ ये मिला है, क्या करें? आप समझ सकते हैं कि कितना गुपचुप ढंग से ये पूरा हुआ होगा। अभी तक ये नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट कैसी दायर हुई है, जज साहब को किस तरह से बुलाया जाएगा इंक्वायरी का, क्योंकि जज सिटिंग जज से इंक्वायरी कैसे होगी, इसका एक प्रक्रिया होता है, पुलिस नहीं कर सकती। ये भी सिंह साहब, ये भी नहीं पता जो मैंने कहा कि क्या एजेंसियां नोट गिनने वाला मशीन ले गई थी, वहां मशीन से नोटों की गिनाई हुई, बोरे में भरा गया, कितना भरा गया, कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कोई छोटा अमाउंट होता, जरा गौर कीजिएगा, कि 15-20 लाख या 50 लाख होता, तो जज साहब ये कह सकते थे कि चाचा ने जमीन बेची है, उन्हीं का पैसा है। ये इतनी बड़ी अमाउंट थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रातों रात अगले 14 घंटे के अंदर कॉलेजियम बुला के और एक फैसला लेना पड़ेगा कि इस जज को ट्रांसफर कीजिए। दरअसल भारत के संविधान आर्टिकल 124(4) में और हाई कोर्ट के लिए 218 में प्रावधान ऐसा कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एक्शन लेके जज को हटा सके। और दूसरा, कॉलेजियम इसको क्यों छिपा रहा है? कॉलेजियम इसको ढका मुदा इसलिए रखना चाहता है, वरना पुलिस अब तक निकाल दी होती, पुलिस ने अब तक खबर दे दी होती, लेकिन इसलिए ढका मुदा रखना चाह रहा है कि उसकी इज्जत जाएगी। और बात सही है कि कोर्ट की इज्जत बुरी तरह से झटके में आई है, क्योंकि अकूत पैसा जो भी मिला है वो इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को बैठना पड़ा। ये 5 मेंबर कॉलेजियम सीजेआई के साथ 4 प्यूनी जजेस होते हैं और ये सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जिनका कॉलेजियम बनता है, और ये फैसले लेते हैं कि कौन जज अपॉइंट होगा।
अब यहाँ पे जजेस की इज्जत कैसे जा रही है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, क्योंकि ये इसी कॉलेजियम के अपॉइंटी हैं। आज से 11 साल पहले जब इनका पहली बार एडिशनल जज के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, तो उस कॉलेजियम सिस्टम ही था, कोई गवर्नमेंट में नहीं किया था। लिहाजा ये कॉलेजियम पे सीधा जाएगा और राज्यसभा के सभापति जैसे लोग जो तमाम हैं, वो लगातार घूम घूम के कहेंगे कि कॉलेजियम फेल हो गया, सरकार के हाथों में अपॉइंटमेंट दीजिए। तो आज ये भी डर है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को कि उनकी भी साख जाएगी, तो इसलिए भी इसको कम करके आंका जा रहा है। लेकिन जो भी है, इसकी प्रक्रिया यह है कि अगर चाहे निहायत ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम निष्ठा से चाहे कि जुडिशरी में ये एक मैसेज जाए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पहला काम है कि जज साहब को दोबारा ट्रांसफर करे और मिजोरम, नागालैंड या ऐसी जगह भेजे जहां की उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। और दूसरा ये लेकिन एक सवाल है सर, सिंह साहब, एक हाँ, सवाल बीच में, माफ करिए, काउंटर सवाल है कि हम्म, क्यों दोबारा कहीं भेजे? कहीं भी करप्शन तो वहां भी कर लेगा कोई करना चाहे। क्या सीजीआई उनको चाहकर कहकर फोर्सफुली क्या उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते थे? उनसे इस्तीफा नहीं मांग सकते थे, जैसा कहा जा रहा है कि अभी मांगा कॉलेजियम था, जजों की राय थी? अभी कुछ दिन पहले एक और जज से मांगा था, यादव जी से। वो शेखर यादव। विश्व हिंदू परिषद के समारोह में बोले थे, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा जब आप मांगते हैं, आपके पास पावर हो तो उसको अप्लाई करें, तब तो कोई इस्तीफा भी देगा। आप जानते हैं कि इस्तीफा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में, आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक जज ने इम्पीचमेंट मोशन के पहले इस्तीफा दिया, वो जस्टिस सौमित्र सेन थे। तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात। इन जज को आपने कैसे लिया? आपने जब लिया था तो क्या इंटीग्रिटी के लिए इनका पूरा दरियाफ्त किया था आपने? क्या आपने इनके इंटेलेक्चुअल विजडम को, जो कि कोई बैरोमीटर नहीं होता, लेकिन इनके कंडक्ट को पूरी तरह से देखा था? आज जब ये पैसा मिल रहा है, ये कितना साल पुराना, 11 साल पुराना जज ये है हाई कोर्ट में। 11 साल में कितने फैसले दिए होंगे? आज उन सारे फैसलों को देखा, और ये वो जजेस हैं जो फांसी देने का फैसला देते हैं, और इनके फांसी की अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। जस्टिस वर्मा एक नहीं है, ये तो उनके घर आग लगी तब पता चला ना। आग लगी और गलती से लोग डर के भाग गए, तो कमरा खुला तो देखा अंदर और तो वो भी एक मिला। इंटरेस्टिंग चीज है सिंह साहब, इंटरेस्टिंग चीज जी, है कि जब इनके यहाँ आग लगी 14 तारीख को होली में, और आनन फानन अफरा तफरी में इनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, उस दिन जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे, वो बाहर थे। जी, शायद घर पर जी, होते तो एक सिटिंग जज के रसूख की वजह से शायद किसी की हिम्मत उसके बाद भी नहीं होती, या कोई ऐसी व्यवस्था कर लेते, या उनको पता होगा कि यहाँ नोट रखा है, वो उसकी व्यवस्था बिल्कुल। करते। तो उनका ये उस दिन यही ना हुआ है होना भी। कि हाँ। यही हुआ है कि उनके ना होने से ये राज खुल गया। अब हाँ। इसका जो कोलेटरल डैमेज है वो दूसरा है। ये देश में जो जजेस हैं, क्या हमारे इस लेवल के कंडक्ट के हैं? आग तो शायद इक्का दुक्का लगी होगी ना, आज भारत के इतिहास में किसी जज के यहाँ शायद पहली बार लगी। लेकिन क्या जज के करप्शन को पता करने के लिए आग लगाने की जरूरत है? तो आप समझ सकते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है। अगर यहाँ ये करप्ट प्रैक्टिसेस माना कॉलेजियम में, जिसकी वजह से उनकी पनिशमेंट, पोस्टिंग या कहें पेरेंट हाईकोर्ट में भेजा, तो जहां भेजा वहां तो उनका बड़ा नेटवर्क है, तो फिर तो आप उनको उस नेटवर्क का बेनिफिशियरी बनने के लिए भेज दिया ऐसी जगह पे। जी, मैं चूंकि असल में प्रशासनिक सिद्धांत को कुछ थोड़ा बहुत समझता हूं, ये इतना बचकाना जजमेंट था कि अगर गवर्नमेंट का एक छोटा सा भी, अब्दा सा भी अफसर होता तो वो ये ना करता, क्योंकि ये बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है कि आपने पनिशमेंट अगर पोस्टिंग करनी है तो आप उसको क्या उसके रूट्स पे भेज देंगे कि जाओ भाई मौज करो। तो ये बहुत ही बचकाना ये एक तो फैसला था। दूसरा ये है कि अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको दोबारा फिर से रीडायरेक्ट कीजिए इसको, और भेजिए किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इसलिए कि वो दूर है। इसलिए मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नहीं कोई नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन वो दूर है, लिहाजा रूट्स कम गेन कर पाएंगे। और वहां पे चीजें, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वहां पब्लिक बहुत चीजें टॉलरेट नहीं करती है। वहां पे आप देखते ही मिलिटेंसी वगैरह किस तरह से है, तो वहां पे आप न्याय करिए जाके तो समझ में आएगा। अब दूसरा क्या है,
नियम ये है 1999 से ये नियम शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ही देखा कि जजेस के करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया। कानून तो ये कहता है कि हाई कोर्ट से जब भी कोई ऐसा जज के खिलाफ हो तो सदन में एक सर्टेन नंबर है जो कि राज्यसभा में है, उससे दूना लोकसभा में है, 50 और 100, कम से कम इतने मेंबर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए एक प्रस्ताव दें। उसके बाद उसको सदन के जो अधिकारी हैं, वो पीठासीन अधिकारी, वो उसको भेज देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराएंगे। प्रूवन मिसकंडक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ सिद्ध दोष है, इनका आचरण दोषपूर्ण पाया गया है, साबित हो चुका है, तब उनके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा बदल के डायरेक्ट अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, 3 जजेस, जिसमें एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 किसी भी हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस होंगे, उनके 3 मेंबर की कमेटी इनके कंडक्ट की जांच करेगी। वही इसमें इस समय कराना चाहिए। और जांच में अगर दोष पाया गया तो सीधे प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा कि वो इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हाउस में शुरू की जाए, पार्लियामेंट को लिखा जाएगा। अब ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की है 1999 के बाद ये प्रक्रिया इवॉल्व की है। तो आज पहली जरूरत है कि आप वो कमेटी बनाए, खुल के बोले, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत हो तो करें, या प्रेस नोट जारी करें कि हाँ इस जज के यहाँ ये मिला है, हमने किया। किस बात की शर्म है आपको? यही तो होगा ना, लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ऐसे ऐसे जज लाता है, सिर्फ इतना ही ना। लेकिन अगर इसको ढक बूथ के रखेंगे, छिपा के रखेंगे, तो आपकी तो होगी ही बदनामी, पूरे जुडिशियल सिस्टम से भरोसा हट जाएगा। लिहाजा पहले तो आप इनकी इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आए उसके आधार पे इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया सरकार पार्लियामेंट में शुरू करवाए। ये इसका एक चीज बताइए सर, जैसे ये एक बेसिक सा सवाल जो शुरू में भी हमने कहा कि भाई अगर कोई नौकरशाह होता, कोई नेता होता, सिटिंग मिनिस्टर होता, या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी होता, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी भी महकमे का, और जो आए दिन ऐसी खबरें आती भी है कि फला के यहाँ 10 करोड़ बरामद, फला के यहाँ 20 करोड़, और जो सुखराम का जिक्र किया, कैश बरामद, सबकी तस्वीर वीडियो सब आता है। इस केस में ये छिपाया जाना, तो यहां भी तो बात है कि आपको करना यह चाहिए था कि आप कुछ ऐसा एक्शन लेते कि उनके न्यायिक अधिकार, जब तक इंक्वायरी ना हो या जो भी हो तब तक न्यायिक अधिकार उनके सस्पेंड रखते। क्या ये हो सकता था? और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा। अगर आप ना पूछते शायद मैं भूल जाता। ये इशू यही है कि इसको आप अगर छिपा के आज रख देते हैं और किसी को बताते नहीं, चुपचाप उसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो शायद इतना बड़ा अपराध कॉलेजियम से कहीं और नहीं होता। कॉलेजियम के इंस्टीट्यूशन का हम बहुत सम्मान करते हैं और हम पूरी तरह से, मेरे ख्याल पे आपके चैनल पे और हमने दसियों बार बात किया है कि कॉलेजियम सिस्टम इसकी खराबियों के बावजूद सबसे अच्छा सिस्टम है। सभापति जो आज बोल रहे हैं कि नहीं बताया गया, दरअसल वो कॉलेजियम की बुराई ही कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि वो किसी तरह चाहते हैं कि सरकार को वापस मिल जाए। सरकार भी चाहती है कि पावर वापस सरकार को मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने किया है, ये इतना बचकाना हरकत है। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपने वेबसाइट पे ये ट्रांसफर नहीं डाला है, और उसके बाद अभी तक आपने इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन बाकायदे प्रेस नोट देते हुए कि जज के खिलाफ हमने 3 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फला जज होंगे और चीफ जस्टिस 2 हाई कोर्ट्स के होंगे। इसकी तो इमीडिएट इंक्वायरी आप शुरू कीजिए। अच्छा, और दूसरा जो मैंने पूछा कि न्यायिक अधिकार सस्पेंड करने के लिए टिल इंक्वायरीज रिजल्ट, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? जी, इसका बहुत सिंपल सा है कि जुडिशियल, मैंने कहा ना कि 2 साइड्स होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होता है। कई बार वही जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एक फैसला देता है, जब जुडिशियल साइड में उसको ट्राई करता है तो एकदम रिवर्स फैसला देता है। हरियाणा का एक केस हुआ था जिसमें जज से पूछा गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तो तुमने ये फैसला दिया, तो बोला जी हाँ, लेकिन जब हम जुडिशियल साइड में बैठे तो मुझे लगा कि वो फैसला गलत है, मैंने उसको पलट दिया। तो हकीकत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में पहला काम क्या ये था
कि आप चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने के बाद मैसेज देते कि इसको इसके सारे जुडिशियल राइट्स हम सीज करते हैं। ये पावर्स आपके पास है, कुछ नहीं करना है, बिना डिक्लेयर किए हुए आप उसको कोई केस ना दें, उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन वो बिना बिना बिना, बिना आधार के हो जाएगा। और एक जज अपना गाड़ी लेके रोज सवेरे आता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोर्ट पे चला जाता है, इतना ही काफी है उसके लिए। मतलब चुल्लू और भर ये भी पानी। सिंह साहब, ये भी तो होता है जी, कि नजीर कई बार पेश करनी होती है, कई बार चैरिटी बिगिंस एट होम, कई बार आप वो नजीर पेश करते हैं कि हमारे भीतर अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस की कोई खबर आई, या हम दूसरों को पूरे बाकी सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हम लगाम लगा सकते हैं, या हम सबके खिलाफ जजमेंट देते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री, मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब उनकी जद में है। तो भाई आपको अपने पर आत्मशुद्धि का भी आप पे एक मॉरल प्रेशर होना चाहिए, और आपकी मॉरलिटी का वो दायरा होना चाहिए कि नहीं भाई यहाँ हमारे घर पे, में पकड़ा, हाँ, हमारे घर में पकड़ा गया यहाँ तो हम पे कैसे। दरअसल हाँ। इस प्रोग्राम के शुरू करने में ही हमने कहा था कि कुछ मजबूरियां हैं सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। मजबूरियां ये है कि आर्टिकल 124(4) के तहत ये पावर संसद के पास है, ताकि जुडिशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंस बना रहे, इसके लिए वो पावर है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट किसी जज को निकाल नहीं सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो क्या करेगा, पूरा कथक डांस करने के बाद भी अंत में आपको यही करना होगा कि संसद को रिफर करे कि साहब इनको इम्पीच किया जाए। अगर मान महाभियोग लीजिए लगाइए। संसद ने मना मना कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं है। और संसद आप जानते हैं, आपने इसके पहले भी तो किया, आपने बहुत सख्त रवैया अपनाया जब विश्व हिंदू परिषद के समारोह में जाके वो एक जज ने कहा शेखर यादव ने, हाँ। कि जी, शेखर और उसके यादव बाद ने जब शेखर कहा, यादव सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, कथित तौर पर नसीहत इंक्वायरी के बाद भी वो फिर गए और फिर वो बयान देते फिर रहे, एक गए, कहते हैं ना फिर जैसे बोले, ठेंगे पर। हाँ। और उसको भाजपा ने कहा ये हमारा हमारा राष्ट्र का धरोहर है। ये जज बहुत कुछ कसीदे काढ़े उसके फेवर में, लगा लीजिए पार्लियामेंट से करा लीजिए इम्पीच उसको, आप पे दम हो तो। नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी खड़ी है, कभी कांग्रेस खड़ी होती है, कभी बीजेपी खड़ी। इस देश की समस्या यही है ना कि हम करप्शन, उसके वाले करप्शन से तो ऐतराज है उसको, लेकिन अपना वाला करता है तो कहते हैं नहीं यार अपना वाला है ना ये। तो ये प्रॉब्लम है। नतीजा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कर भी क्या सकता है, अंत में जाके वो संसद जाएगा, संसद में पूछा जाएगा अच्छा नहीं नहीं, ये तो बहुत दिन से अपने ऑटोनॉमी को लेकर परेशान है ना, लिहाजा पार्लियामेंट में वो पास। आप देखें इतिहास, मुझे याद है मैं अभी देख रहा था अपना डायरी निकाल के, तो इसमें था सबसे पहला जस्टिस वी रामास्वामी का हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी के इम्पीचमेंट का केस आया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद कोलकाता के सौमित सेन का आया, लेकिन फैसला के पहले ही, पार्लियामेंट पे डिबेट के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2018 में दीपक मिश्रा के खिलाफ आया। याद करिएगा, ये वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने मोदी के साथ बैठा थे तो मंच पे कहा था कि मुझे आज फक्र है कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर पे बैठा हूं, साथ बैठा हूं। ये उनको फक्र हुआ था। तो इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ, नहीं चला, खारिज, सभापति ने खारिज कर तोहफा दिया। भी मिला उन्हें, हाँ। जी, उसके बाद शेखर यादव का केस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के उसमें गए थे। तो आप, असली मुश्किल ये नहीं है, असली मुश्किल ये है कि आप लाएंगे कहां से। एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे कानून है जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है, और पार्लियामेंट चलती कैसे है, पार्लियामेंट के जिसका बहुमत उसी की लाठी। लिहाजा पार्लियामेंट वो तो जो इशारा करेगा वो किस पार्टी का है, जज ये पता करेगा कि अच्छा वैसे वो ओरिजिनल किसकी पार्टी का है, जाता रहा है नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में करता रहा है, या वो कांग्रेस की तरफ जाता रहा है, या कम्युनिस्ट है। अब तो खैर आज के जमाने में तो कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं आते हैं, अब तो जो है वो लॉट उसी में से आता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम हमेशा से ये देखते रहे हैं। लिहाजा अब ये करप्शन बच कैसे गया, अफसर का जो आपने कहा नहीं बच पाता या पकड़ लिया जाता है मेजॉरिटी केसेस में, अधिकांश केसेस में, क्यों बच जाता है? दरअसल इसके पीछे टाउट्स जो होते हैं, केसेस जजेस और क्लाइंट के बीच में एक सिस्टम है जो कि ये पैसा लेता है। मैं कहूंगा तो ये थोड़ा सा ऐतराज हो सकता है
लेकिन एक वर्ग है जो जुडिशियल सिस्टम में ही इन्वॉल्व है, जो वो पैसा लेके और जज साहब को देता है, खुद रखता है, और ये बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। चूंकि वो सेक्शन बहुत न्यूमरस है, नंबर में ज्यादा है, पावरफुल है जुडिशियल सिस्टम में, लिहाजा हम उसको उस पे हाथ नहीं उठा पाते।